नमस्कार। एनडी फेस टू फेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सांसद छाया वर्मा जी। छाया जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। छाया वर्मा जी के विषय में बहुत ज्यादा क्या बोले, क्योंकि लगातार राज्यसभा में काफी छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने प्रश्न भी उठाया है और राजभाषा को लेकर, महिलाओं के शोषण को लेकर, लगातार महिलाएं जो गुमशुदा है उसको लेकर, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दों को लगातार राज्यसभा में उठाई है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि छत्तीसगढ़ की तरफ से इन्हें छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश में जितने भी राज्यसभा सांसद है उसमें भी अभी नॉमिनेट किया गया है सांसद महारत्न का एक जो पुरस्कार है वो भी उनके लिए नॉमिनेट हुई है छाया वर्मा जी। छाया जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और चूंकि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना का जो संकट लगातार पूरे देश में फैला हुआ है, हम पूरे देश की स्थिति को लेकर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वजह थी कि शुरू जो प्रारंभिक दौर जब था कोरोना काल का, उस समय काफी हमने इसको काफी संभाल के यूज किया था, मतलब काफी संभाल के रखा था, काफी प्रिकॉशन लिया था, लॉकडाउन किया, तमाम चीजें हुई थी। केंद्र की तरफ से बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की ओर से क्या वजह थी कि लगातार फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता गया और आज लाखों की संख्या में हो चुका है। क्या कहेंगे इस पे? मोहित जी, इसमें तो मैं कहूंगी कि हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह फेलवर रहे। जिस समय बाहरी ये कोरोना भारत का नहीं है, दूसरे देश से आया हुआ है, तो जिस समय आया उस समय बाहरी देश की सीमा को लॉकडाउन करना था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगे हुए थे। कांग्रेस की सरकार को गिरा के वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिठाने में लगे थे। पार्लियामेंट चल रहा था उस समय, पार्लियामेंट भी बंद नहीं हुआ था। और मुझे तो सुनने में ये आया है कि एक एक विधायकों को 35-35 करोड़ में खरीदा गया, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए आखिरी दिन तक। इधर पार्लियामेंट चल रहा है, इधर कोरोना का संक्रमण आ रहा है। पूरी राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही थी कि पार्लियामेंट बंद करें, पार्लियामेंट बंद करें। बीच में एक दिन का उन्होंने पूरे भारत में लॉकडाउन भी किया था। सबका कहना था कि आप दूसरे देश की सीमा को लॉकडाउन करें, जो फ्लाइट आ रही है उसको बंद करें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुने और वो उनका पूरा ध्यान मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगे रहा। जब वहां से संक्रमण हमारे भारत देश में आ गया, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू की बंद करने की, और वो भी ऐसे आनंद फानंद में बंद किए कि आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा भारत देश देखा कि हमारे देश के मजदूरों को कितनी परेशानी हुई एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में, अपने गृह ग्राम में जाने में कितनी परेशानी हुई। मुझे तो लगता है उतनी परेशानी कोरोना की बीमारी से नहीं हुई होगी जितनी परेशानी मजदूरों को उनके घर जाने में हुई। अगर सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी जी एक सप्ताह का ढील दे देते और मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं देके एक सप्ताह के लिए अगर पूरे देश में ये ऐलान कर देते, जैसे उन्होंने घंटी बजाने के लिए ऐलान किया, सारे देश के लोग घंटी बजाए, अगर वो सब नहीं करके सभी मजदूरों को ये सूचना करते कि सब अपने अपने घर जाएं, अपने अपने राज्य को चले जाएं और ट्रेन और बस को फ्री कर देते, तो सारे हमारे भारतवासी सकुशल अपने अपने स्थान में पहुंच जाते। और जो हम राशन बांटे, उनको खाने का राशन फ्री में बांटे, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा राज्य बांटा, बहुत सारी संस्थाएं बांटी, बहुत से लोग उसमें लगे रहे, वो सब नहीं करना पड़ता और सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते और जो परेशानी मजदूरों को हुई वो नहीं होती। मैं तो कहूंगी कि इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह फेलवर रहे। न उनमें वो सोची समझी साजिश के तहत वो और देश की जनता को ढकेल दिए, परेशानी होने में ढकेल दिए, और जिससे पूरा देश परेशान हुआ, सारे लोग परेशान हुए। न केवल कोविड-19 का मोहित जी, बल्कि आप पुराने बात को भी देखिए, जैसे नोटबंदी का आया, एकाएक नोटबंदी कर दिए, 45 दिन में 45 बार उस नियम को बदले उन्होंने। इससे साफ जाहिर होता है कि उसमें वो क्षमता नहीं थी, वो लोगों से सलाह नहीं लिए, अपने सलाहकार हैं उनसे सलाह नहीं लिए, वित्त विभाग से सलाह परामर्श नहीं किए और अकेले निर्णय कर लेते हैं जैसे सारा कुछ। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबसे सलाह लेना चाहिए था और सलाह लेके कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की जनता उनके ऊपर निगाह टिकी हुई है। और इस तरह से बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेंगे तो सबको परेशानी में, अपने साथ साथ पूरे भारत के लोगों को परेशानी में डाल देते हैं।
मुझे तो लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जो रणनीति लाते हैं नया नया, उसमें पूरी तरह फेलवर हो जाते हैं और जनता उससे परेशान रहती है। तो आप लोग राज्यसभा, आप तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, राज्यसभा में इस पूरे मुद्दे को आप लोगों ने कभी ऐसा लगा कि या उठाया है, या उस समय जब लगा था, जब चल रहा था संसद चल रहा था उस समय भी सब मामले उठा था, क्योंकि मालूम था कि पूरा जो बाहर से ही ये जो कोरोना आ रहा है अन्य देशों से आ रहा है, उस समय सावधानी और प्रिकॉशन बरतनी थी। तो आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी बनती है भाई, आप विपक्ष में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कुछ नई नीति बनाई जाए या कुछ किया जाए इस पे, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत या देश के लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। उस समय मोहित जी नीति बनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी ने। और दूसरी राजनीतिक दल, जैसे अब राहुल जी तो बहुत पहले से कह रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए, वो जानते थे क्या होने वाला है आगे की स्थिति, लेकिन उनको कोई सुने नहीं, उनकी बात कोई माने नहीं। और दूसरे राजनीतिक दल को बैठ के सलाह मशविरा करे, ऐसा उनमें भावना ही नहीं है। वो उनका विचार है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। देखिए, जब विधानसभा पार्लियामेंट चल रहा था, लोकसभा राज्यसभा, सारे राजनीतिक दलों ने विरोध किया। अब सदन के अंदर केवल भाजपा के लोग बैठे थे और कुछ कांग्रेस के लोग बैठे थे, बाकी अधिकांश दलों ने बहिष्कार कर दिया सदन का और आना बंद कर दिए। इधर आप बोल रहे हैं कि जिसकी उम्र 60 साल है वो घर से ना निकले, राज्यसभा में तो अधिकांश 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो बहुत लोग आना बंद कर दिए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी किसी का सुनना ही नहीं चाहते, किसी से सलाह लेना ही नहीं चाहते। वो स्वयंभू नेता है और उनका कहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। अगर समय रहते, उस समय रहते लोगों से विचार विमर्श किए रहते, राहुल जी की बात मान लिए होते, तो आज ये नौबत भारत देश की नहीं आती। लेकिन एक चीज और भी हम पूरे देश के विषय में भी चर्चा करते हैं, कोरोना का जो काल है, कोरोना संकट जो चल रहा है, वो सभी, चाहे वो तमाम बड़ी पार्टियां हों, तमाम जनता हो, तमाम उद्योगपति, सबको सभी प्रभावित हो रहे हैं इससे। कोई ऐसा अछूता या कोई भी ऐसा इंसान अछूता नहीं जो इससे प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोरोना जो ऐसा है कि एक से सैकड़ों में फैलने वाला चीज है। इसके बचाव के लिए आप लोगों ने क्या मुख्य प्रधानमंत्री को इस पूरे विषय पे कोई सजेशन दिया या कोई समझाइश दी, या इस पे चर्चा हुई? क्या हम इस पे सिर्फ राजनीति ही करते रहेंगे या इस पे कुछ नई नीति बनाने की भी कोशिश करेंगे आप लोग के माध्यम से भी, और देश के जो प्रधानमंत्री या जो केंद्र में सरकार है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ? इसमें तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके एक नीति बनानी चाहिए और ठोस नीति बनाए, न केवल हवाई नीति, और ठोस नीति बना के कार्य करेंगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यहाँ संख्या बहुत बढ़ रही है मजदूरों के आने के बाद, लेकिन मौत का रेशियो देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत कम है। एक तो यहाँ के लोगों का विल पावर बहुत बढ़िया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, और दूसरा यहाँ की भौगोलिक वातावरण है, यहाँ पे सारा कुछ अच्छा है। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो एक एम्स में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। वहाँ के डॉक्टरों को, वहाँ के स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि तत्परता से इलाज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लोगों की मौत की संख्या कम हो रही है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। आज मजदूर गांव-गांव में हैं, आज संख्या वहाँ पे बढ़ते जा रही है, पॉजिटिव संख्या बढ़ते जा रही है। और अगर स्कूल खोलने की बात करेंगे तो वहीं पे उसी स्कूलों में मजदूर लोग हैं। आप स्कूल खोल देंगे तो वहाँ पे कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजेंगे? मजदूरों के निकलने के बाद उस स्कूल को पुताई करना पड़ेगा, कुछ दिन खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे भेजेंगे। समस्या तो बहुत विकराल है, परेशानी तो बहुत है, लेकिन ठीक है, परेशानी आई है तो उसका निराकरण भी होगा। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ उम्मीद करें। सभी राज्यों को अपने अपने स्तर पे भी प्रयास करना होगा। हमें सेंट्रल के ऊपर या केंद्र के ऊपर निर्भर रहें, ये भी संभव नहीं है। अब तो केंद्र सरकार ने सब सौंप दिया कि भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि राज्य सरकारों को उन्होंने कह दिया है कि आप जो भी करेंगे आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपके राज्य आप जानेंगे कि आपकी क्या परिस्थिति है। शुरू में जो उन्होंने करना था, चाहे वो थाली बजाए हों या चाहे वो दिया बत्ती जला के करना होता, या तमाम जो चीज़ें और उन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से उन्होंने किया कि देश के हित के लिए। आप लोग सभी लोगों ने साथ दिया इस विषय पे। लेकिन अब तो ये स्थिति है कि राज्य भी, हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर थी। अगर हम प्रारंभिक दौर में बात करें, मार्च अप्रैल के जो दौरान का जो दौर था बहुत अच्छा था हमारे यहाँ। जब अचानक मजदूर जब संख्या आई तब जाकर कहीं पे हमारे यहाँ, अभी आज
लगभग काफ़ी संख्या हो गई है, 2800 के आसपास पहुंच गई है संख्या, और काफ़ी लोग भी अच्छे हो गए हैं। लेकिन एम्स एक ऐसा जो केंद्र सरकार के, ऐसा लगातार भी बात आती है कि केंद्र सरकार ने एक अच्छा खासा एक एम्स बना दिया, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ की लाज बच गई, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है स्वास्थ्य की। तो ऐसे में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हो पाएगा? और अदर जिलों की बात करें, चाहे वो रायगढ़ की बात करें, चांपा जांजगीर, बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, कैसा हो पाएगा, कैसे हो पाएगा ऐसे में? देखिए, उसकी किट टेस्टिंग तो बहुत कठिन है और बहुत उसके लिए फंड की आवश्यकता होगी। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने फंड की डिमांड भी की है जी। कुछ पैसा मिला भी है, लेकिन जो जिस मात्रा में मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। आज तक चिट्ठी पत्री की बात चल रही है, जी। एक दूसरे से पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन लोगों का विल पावर ही है जो इस स्थिति से लोग उबर पाएंगे। जी, एक चीज और भी लगातार देखने आ रहा है, लगभग 2 महीनों से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश जी लगातार पत्र लिख रहे हैं केंद्र को। क्या वजह है कि लगातार उनकी बातों को अनसुनी की जा रही है? काफी संख्या, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे मजदूरों के जो फंड का है मामला हो, चाहे और स्वास्थ्य विभाग का फंड का मामला, तो तमाम जो चीजें हैं उसके लगातार एक तरह से, चाहे स्कूल शिक्षा का भी लगभग पैसे फंड बचे हुए उसके भी हैं, तो लगातार पत्र लिख रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या वजह मानती है इसकी? एक तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो ये तो एक राजनीतिक इशू है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अभी किसानों के लिए जो पैसा आया या बेरोजगारों के लिए जो पैसा आया उसको छत्तीसगढ़ से अछूता रखे। अभी कोयला का है, चाहे बिजली पानी का हो, केंद्र सरकार चाह रही कि किसी भी तरह से हमको जीएसटी का लाभ मिले, राज्य शासन को न मिले। अभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल में जो जीएसटी मिलेगा केंद्र सरकार को, तो उसका अंश राज्य सरकार को भी मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारा अभी जीएसटी का पैसा राज्य सरकार को, 3 करोड़ का तो मुझे मालूम है और कितने करोड़ का, और विभिन्न मद से, बिजली से, पानी से जो जीएसटी का पैसा राज्य शासन का अधिकार है वो अभी तक मिला नहीं है। उसके लिए भी चिट्ठी पत्री हमारे मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब इसमें पूरी तरह से साफ साफ ये लग रहा है कि राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो ये गलत बात है। अगर देखें तो राज्य के लिए, अगर देखें तो यहाँ तो सांसद तो अधिक हैं, बीजेपी की पार्टी से हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बीजेपी के सांसदों को भी कहना चाहूंगी कि इन सब मामलों में वो भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें, क्योंकि वो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो भी पत्र लिखें और केवल राजनीति के लिए राजनीति करें ना करें। जनता सबके लिए है, प्रधानमंत्री सबके लिए है, सबके हित की बात उनको सोचना चाहिए। एक चीज और भी, एक बड़ी परियोजना पे राज्य सरकार काम करे, चूंकि केंद्र से जुड़ा मामला, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बोधघाट एक बड़ा, बस्तर का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है वो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो उस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था, उसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पर जब 2000 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी तैयारी चल रही थी, और अभी भी वर्तमान में उस पर बड़ा प्रोजेक्ट, जब भाजपा थी तो भी उस पर तैयार की गई थी प्रोजेक्ट की, उस पर बोधघाट की जो परियोजना उस पर अच्छे से काम किया जाएगा, उसको बृहद रूप से काम किया जाएगा उस पर। लेकिन अभी भी फिर से कांग्रेस सरकार ने उस पर अब बिल्कुल विशेष टारगेट किया हो कि बोधघाट परियोजना को करना ही है। लेकिन अभी क्या लगता है कि आपको ये फिर से इतने सालों जो अटका पड़ा मामला है, क्या ये आगे बढ़ पाएगा? देखिए, परियोजना बिल्कुल उसमें काम होना चाहिए, लेकिन कोई भी परियोजना बनता है तो व्यवस्थापन, जो वहाँ पे किसान रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके व्यवस्थापन की पहली व्यवस्था होना चाहिए। पहले उनको एक निश्चित जगह पे बसा लें, उनकी सारी व्यवस्था हो, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को शुरू करें तो बेहतर होगा। बोधघाट परियोजना की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो प्रभावित होंगे किसान, उनके व्यवस्थापन की बात अभी नहीं हो रही, तो मुझे मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा विचार तो ये है कि पहले व्यवस्थापन हो जाए, व्यवस्था पहले हो जो वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बाद उस परियोजना को शुरू करना चाहिए। मैं आपसे भी एक थोड़ा सा और प्रश्न चाहूंगा कि लगभग 1.5-2 साल के आसपास अब कांग्रेस की सरकार को यहाँ पर हो गई है, कहाँ पे देखते हैं आप कांग्रेस की सरकार को इन 1.5 वर्षों में कितनी क्या कर पाई है, क्या कर रही है? आप एक सांसद भी हैं, यहाँ की बेटी भी हैं, तो आप समझती हैं चीजों को, कहाँ देखती हैं आप उसको? देखिए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, लगातार चुनाव रहा, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव, जिला पंचायत, जनपद का चुनाव खत्म हुआ। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमारी सरकार बढ़िया काम करने को सोची, वैसे ही ये कोरोना आ गया। उसके बावजूद भी आज किसानों को, जो हमारी सरकार ने आने से पहले घोषणा पत्र में था, घोषणा किए थे कि
2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य लेंगे, किसी भी कीमत में लेंगे, मतलब लेंगे। उन्होंने लिया। आज विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी भले किस्त में दे रहे हैं, लेकिन पैसा किसानों को दे रहे हैं। आज इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, आप गांव में जाके देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुशहाल हैं। और ऐसा भारत में कहीं भी नहीं हुआ है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। जो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी हुई है, एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर 2500 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी हुई है। और आज भी खरीद रहे हैं, पैसा नहीं होने के कारण किस्त में खरीद रहे हैं। अभी नई योजना बनाए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गौठान की जो व्यवस्था हुई है आने वाले समय में, उसमें जो एक कहावत था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, धान का कटोरा है, तो निश्चित रूप से मोहित जी आने वाले समय में आपको ये पूरा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा दिखेगा और धान के कटोरा में फसल लहलहाएगा और यहाँ की जनता खुशहाल होगी। जब किसानों के पास पैसा आएगा तो वो सामान खरीदने बाजार में आएंगे, तो मार्केट बढ़ेगा, उद्योग फलेगा फूलेगा, व्यापार फलेगा फूलेगा और सारे लोग खुशहाल होंगे। तो गाय जी 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 गौठान की जो व्यवस्था है उसमें गाय को हम लोग माता कहते रहे, लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उस गाय को कहाँ लाके खड़ा किया। आप स्वयं जानते हैं कितना पिछले दिनों कितनी गाय मरी, कटी, उसके मांस को बेचे, उसके हड्डी को बेचे और उसमें एक तरह से उनको श्राप मिला उस गौ माता का। उसी कारण भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आज ये हाल हुआ। हमारी सरकार आई, गौठान के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में गौठान बनाएंगे और गाय की सेवा होगी। यहाँ तक कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा किया है कि हरेली के दिन से गोबर भी खरीदेंगे गोधन योजना के तहत। तो ये एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी योजना है। इसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी तो बहुत कम समय हुआ है कांग्रेस की सरकार बने और निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा होगा। एक सरकार, राज्य सरकार का एक प्रोजेक्ट भी है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। वो प्रोजेक्ट अभी लगभग जब से शुरू किए हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा उसका सफलता या सफल होना नहीं दिख पा रहा है। क्या वजह मानती हैं इसकी? निश्चित रूप से कोई भी नई योजना जब शुरू होती है तो उसको सफल होने में थोड़ा समय लगता है। और इस योजना को लोग सरकार की योजना ही ना समझे, ये हमारी योजना है, हम लोगों के खुशहाली के लिए, ऐसा सोच के जब इसमें जन भागीदारी होगी तब आपको दिखेगा इस योजना का फायदा। और मोहित जी, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो शुरू में बैठता है, थोड़ा चलता है तो कभी गिर पड़ता है, लड़खड़ाता है, फिर गिरते पड़ते घुटने के बल चलते चलते फिर वो दौड़ना सीखता है। तो ठीक ऐसी ही योजना है। कोई भी योजना जब शुरू होती है तो शुरू में उसमें बहुत सी परेशानी आती है, कहीं पे अटकते हैं, कहीं पे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चलना शुरू कर देते हैं और दौड़ते भी हैं। तो ठीक वैसे ही ये योजना जो गौठान का योजना है, आने वाले समय में आपको दौड़ते हुए दिखेगा और इससे बहुत फायदा होगा। जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगा आपके राज्यसभा के विषय में ही। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दों को आपने उठाया था, जैसे काफी संख्या में जो महिला गुमशुदा थी उस विषय में भी, लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में। दूसरी चीज, आपने एक राजभाषा का भी एक मामला उठाया था। दोनों को लेकर कहीं पे भी आगे जो है मामला सरकता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो अपन एक एक करके देते हैं कि महिला जो गुमशुदा उसके विषय में चर्चा करते। पहले तो देखिए, महिला गुमशुदा वाला जो मैं मुद्दा राज्यसभा में उठाई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस दिन वो इशू उठा राज्यसभा में, उस दिन मुख्यमंत्री जी का पद यात्रा चल रहा था कहीं पे छत्तीसगढ़ में ही। रातों रात पद यात्रा छोड़ के वो दिल्ली पहुंच गए और वो मामला, क्योंकि वहां भी उन्हीं के लोग हैं, इसलिए वो मामला वहां पे दब गया। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं रायपुर आई तो मुझे कई टीआई लोग का फोन आया कि मैडम आपने जो इशू उठाया, रात भर उस दिन हम सो नहीं पाए, 2 बजे रात तक थाने की घंटी बजती रही कि कितनी लड़कियां आपके यहाँ गायब है। तो एक खलबली तो मची लोगों में, एक लोगों में अवेयरनेस तो आई कि ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ, तो उससे लोग सतर्क हुए और वो मामला दब गया, क्योंकि वो केंद्र में भी उनकी सरकार है। और मुझे पूरी अच्छी तरह याद है, अगर आपको डेट या बता दूं तो आप भी पता कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी उस दिन तुरंत दिल्ली चले गए और 2 दिन दिल्ली में रहे और मामला दब गया। तो वहां से आने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तब भी मैं इस इशू को पता करवाई थी। तो इसमें बहुत सा मामला ऐसा भी आया कि जो कमाने खाने के लिए चले जाते हैं
तो बेटियां भी साथ में जाती है तो फिर वो वहीं रुक गए, वहीं शादी कर लिए या भाग गए, जैसा भी हुआ उसमें कुछ मामला वैसा भी आया। तो अभी तो उस मामले में फिर वो उस समय ठंडा ही पड़ गया। अब नए सिरे से फिर उसमें प्रयास तो अब तो आपकी सरकार है यहाँ पे राज्य में, निश्चित रूप तो अभी आप क्या करेंगे उस पे? अभी तो ऐसा कुछ मामला अभी मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो उस पूरे पन्ने को फिर से पलट के देख लें तो कितना क्या हुआ तो पता चल निश्चित जाएगा। रूप से मैं उसको फिर से प्रयास करूंगी। जी जी जी। दूसरा, राजभाषा को लेकर भी लगातार प्रयास जारी पिछले 15 सालों से। क्या वजह है कि अभी तक से हमको राज्य भाषा का जो है वो दर्जा नहीं मिल पाया छत्तीसगढ़ी को? राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, ये हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य बना और जो भी मुखिया बने वो अपने अपने हिसाब से चलाते रहे, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अटका रहा। कैबिनेट की बैठक से डिसीजन होके वो पेपर जाना था सेंट्रल में, वो नहीं जा पाया था। अभी मैंने अपनी गवर्नमेंट आई तो कैबिनेट से उसको सेंक्शन करवा के सेंट्रल में भेजी हूँ और प्रयास जारी है। मुझे दुख इस बात का लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ बनने के इतने साल बाद भी यहाँ पर उड़िया भाषा में पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा सभी राज्यों में सभी भाषा होती है। जैसे अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन भाषा में चीजें बोली जाती, बताई जाती है। उड़ीसा में उड़िया जो उनका भाषा लैंग्वेज तमाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड और रेलवे स्टेशन सब में वो भाषा मिलेगा। इवन रेलवे स्टेशन में भी जो स्पीच होता है वो बस स्टैंड में, वो तमाम जो चीजें सभी जगह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर नक्सलवाद को लेकर लगातार चाहे केंद्र में चाहे राज्य में हो, दोनों सरकार जब भी रही हो, चाहे यहाँ भाजपा रही, कांग्रेस रही हो, ऊपर में केंद्र राज्य कांग्रेस रही, लगातार क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है नक्सलवाद। क्या वजह है कि हम बस्तर से नक्सलवाद खत्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तो केवल 3 जिले में था नक्सली। 15 साल में बीजेपी के सरकार में 26 जिले में पूरा नक्सली आ गए। कुछ 3-4 जिले को छोड़ दे, बाकी सब जिला नक्सलियों से प्रभावित रहा, भर गया, पूरे सब तरफ नक्सली आ गए। इसका मुझे एक तो ये लगता है कि ये कोई एक स्टेट की समस्या नहीं है, लगे हुए सभी सीमाओं की समस्या। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना है, आंध्रा लगा हुआ। जी, सभी सीमाओं। बल्कि आंध्रा इस मामले में अच्छा काम कर रही है। जो ग्रेहाउंड, जो उनकी सेना है, वो फौज है, जो उसकी फौजी है ग्रेहाउंड, बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, इसमें मुझे लगा कि पिछली गवर्नमेंट में फंड तो बहुत आता है जी, उस समस्या को उसके लिए अलग से पैकेज आता है, कितने सारे फोर्स आए, अलग अलग प्रकार की पुलिस आई, लेकिन जो पैसा आता है बहुत बड़े पैमाने पे केंद्र से पैसा आता है इस मामले में, नक्सलियों के मामले में। और एक मुखबिरी बनाते हैं हर ग्राम पंचायत में, मोहित जी आप भी जानते होंगे, उनको 8,000 महीना मिलता है और उस पैसे का ऑडिट नहीं होता। ऑडिट नहीं होता मतलब जानकारी नहीं देना है कि आप हमारे सुरक्षा कारणों के चलते जानकारी नहीं दी जाएगी, जानकारी नहीं दी जाएगी। तो उसमें बहुत पैसा आया और उसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ। आपको ध्यान होगा, कोई भी बड़ा मामला होता था, इतने हमारे जवान मारे गए, तो उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का एक ही बयान आता था कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, हमारे जानकार लोगों में कमी रही, बता नहीं पाए। तो जब इतना फंड आ रहा है तो फिर आपके मुखबिरी लोग कर क्या रहे हैं? आपके जिसको आप पेमेंट दे रहे हो वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप पेमेंट दे नहीं रहे हो किसी को, और ऑडिट होना नहीं है तो पता नहीं चलता। तो मुझे तो लगता है इस 15 सालों में उन पैसों का बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ। तो इसलिए क्या है, नक्सलवाद बढ़ता गया। एक झीरम घाटी की बड़ी हादसा हुआ था। झीरम घाटी, चाहे लगभग 32 जो है वो कांग्रेस के लोग जो है वो शहीद हो गए थे। आज तक उसका जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं, या जो भी मामला है वो सामने नहीं आ पाया। क्या वो राजनीतिक साजिश थी या और क्या साजिश थी? आज तक सामने क्यों नहीं आ पाया वो? देखिए, झीरम घाटी का नाम लेते ही हमारे मन में एक अलग भावना आती है और उस मामले में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि उस दौरे में हम भी रहते थे। उस दिन नहीं गए थे, बस्तर दूर है करके नहीं गए थे, तो उस मामले में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि वो आप सब जानते हैं उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, उस मामले में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये है सांसद छाया वर्मा जी, जो हमसे बेबाकी से अपनी तमाम जो विषय हैं उस पर इन्होंने चर्चा किया। अपने बेशकीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए छाया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया छाया जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।